morning, students. Welcome to Experts of Commerce. Today we are going to start chapter number 3, Theory Base of Accounting, Accounting Standards and Indian Accounting Standards. So let's move on to generally accepted accounting principles. What are the generally accepted accounting principles? Basically होता क्या है? अकाउंटिंग के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ कन्वेंशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, पैरामीटर्स हैं, एक बाउंड्री है जिसके अंदर अकाउंटिंग को मूव करना होता है, मींस विद इन विच द अकाउंटिंग विल ऑपरेट, जहां पर हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जिसके थ्रू हम रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे फॉलो करते हुए, ये हमारे कहलाते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। डेफिनेशन क्या है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने एक डेफिनेशन प्रोपाउंड की अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की और बताया कि दीज आर द जनरल लॉ और रूल। ये क्या है? जनरल लॉज हैं या रूल्स हैं जो कि अडॉप्ट किए गए हैं टू गाइड द अकाउंटिंग फंक्शन, टू गाइड द पर्टिकुलर एक्शन, टू रिकॉर्ड द और टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर। नाउ व्हाट आर द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कुछ एजम्पशंस हैं, वो एजम्पशंस जिसके आधार पे हम रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे और हम पहले से प्रिज्यूम कर लेते हैं कि ये चीज ऐसे होनी है, ये कहलाते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशन वो प्रैक्टिसेस हैं या प्रैक्टिसेस का वो आउटकम, वो रिजल्ट है जो हम अपने बिजनेस में लगातार ईयर बाय ईयर या किसी पर्टिकुलर ईयर में हम यूज कर रहे हैं, तो उसका क्या रिजल्ट, क्या आउटकम आता है, वो कहलाता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। नाउ इन डिटेल द अकाउंटिंग assumptions और कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट तीन होते हैं हमारे पास, ये हमारे प्रिज्यूम्ड चीजें होती हैं, assumption बेस्ड होती हैं। पॉइंट नंबर 1, गोइंग कंसर्न assumption। गोइंग कंसर्न assumption क्या कहता है? गोइंग कंसर्न assumption says that हमने जो बिजनेस स्टैब्लिश किया वो हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया कि लॉन्ग रन में इस बिजनेस को हम करेंगे फॉर प्रॉफिटेबिलिटी एंड टू मैक्सिमाइज अवर वेल्थ। ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हमने इसे कंटिन्यू करने के लिए, ईयर बाय ईयर कंटिन्यू करने के लिए स्टैब्लिश किया है, ना कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम इसको वाइंड अप कर देंगे। तो क्या हुआ? ये गोइंग कंसर्न एजम्पशन, पहले से एज्यूम कर रखा है, गोइंग कंसर्न चलने वाला, निरंतर चलने वाला, ईयर बाय ईयर बिजनेस आगे बढ़ने वाला। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी एजम्पशन। कंसिस्टेंसी एजम्पशन ये कहता है कि हमने जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अपने यहाँ अप्लाई किया है, अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया है, वो चीजें ईयर बाय ईयर एज सेम हम यूज करते रहेंगे। हम ईयर बाय ईयर अपनी प्रैक्टिसेस को चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर हम अपनी प्रैक्टिसेस को, प्रिंसिपल्स को जो हमने अप्लाई कर रखी है बिजनेस में, यदि हम उनको चेंज करते हैं, इस साल कुछ और फॉलो किया, नेक्स्ट ईयर कुछ और फॉलो करेंगे, तो हमारे पास कंपैरेटिव स्टडी के लिए डेटा बाकी नहीं बचेगा। हम कंपैरेटिव स्टडी तभी कर सकते हैं जब दो चीज सेम हो। जब दो चीज पहले ही भिन्न होंगी तो उनमें कंपैरिजन कैसे होगा? हमें अपने बिजनेस के रिकॉर्ड्स को अपनी ही कंपनी के प्रीवियस ईयर्स के रिकॉर्ड से कंपेयर करना होता है, या फिर अपनी कंपनी रिकॉर्ड्स को दूसरी सिमिलर कंपनीज के रिकॉर्ड से कंपेयर करना होता है, जिससे कि हम बेटर डिसीजन ले सकें और बिजनेस को अच्छे से कंट्रोल कर सकें। तो इस पर्पस के लिए जरूरत होती है हमें कंसिस्टेंसी एजम्पशन की। नेक्स्ट इज एक्रूअल एजम्पशन। एक्रूअल एजम्पशन ये कहता है कि आप अपने रिकॉर्ड्स जो मेंटेन करेंगे वो आप एक्रूअल बेसिस पे करेंगे। एक्रूअल बेसिस क्या है? कि कोई भी ट्रांजैक्शन जिस डेट में हुई है उस डेट पे रिकॉर्ड मेंटेन कर लेंगे। कंडीशन ये है कि मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी हो। इससे मतलब नहीं है कि पैसा आया या नहीं आया या पेमेंट हुई या नहीं हुई, हमें अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल, आज हमने हायर परचेज सिस्टम पे अपने यहाँ एक एसेट इंस्टॉल करवा लिया। अब हमने हायर परचेज सिस्टम या इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे हम किस्तों पे सामान लेते हैं, हमने अपने यहाँ एसेट परचेज कर लिया किस्तों पर, अभी उसकी पेमेंट नहीं करी है। पेमेंट हम ईयर बाय ईयर या क्वार्टरली बेसिस पे करेंगे, तो परचेज जो है आज से मानी जाएगी। लाइकवाइज हमने उधार में गुड्स सेल किए या परचेज किए, तो जिस डेट में परचेज किया है या जिस डेट में सेल किया है उस डेट में रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा। दिस कॉल्ड एक्रूअल बेसिस assumption, no matter whether the payment has been made or not or received or not। पैसा कब रिलाइज होगा वो अलग बात है। एक्रूअल बेसिस assumption में ये होता है कि हम रिकॉर्ड आज मेंटेन कर लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं? Accounting principles, as I told you earlier, are the basic rules, guidelines within which the accounting operates। ये इंपॉर्टेंट थिंग है। पहला इसमें पॉइंट है अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। हमारा बिजनेस में एक अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल होता है। एंटिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जो हमारा बिजनेस है
उसकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, शिनाख्त है। मीन्स द ओनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट। हमारे बिजनेस में बिजनेस को और मालिक को एक नहीं समझा जाता, बल्कि अलग समझा जाता है। यदि हम दोनों को एक मान लेंगे तो फिर हमारा बिजनेस डायरेक्टली अफेक्टेड होगा। जैसे हमारे बिजनेस के मालिक को कोई बीमारी हो जाती है तो ऑब्वियसली बिजनेस भी अफेक्टेड होगा। हमारे मालिक की डेथ हो जाती है, बिजनेस के मालिक की, तो बिजनेस भी एक तरीके से निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए हम बिजनेस को अलग मानते हैं और ओनर्स को अलग मानते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पर्टिकुलर गाइडलाइंस प्रोवाइड करी, जो रेगुलेशंस दिए, उसमें यह है कि एक एंटिटी होता है, किसी भी तरह का कोई बिजनेस यदि वो रजिस्टर्ड है इन द आइज ऑफ लॉ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर रजिस्टर्ड बिजनेस है तो वहां पर एंटिटी कॉन्सेप्ट आता है, एंटिटी प्रिंसिपल आता है। एंटिटी है कि आइडेंटिटी अलग है। कोई भी बिजनेस अपने नाम में व्यापार कर सकता है, कोई भी बिजनेस अपने नाम में कोई भी एसेट परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट इज प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। लोग क्या करते हैं, बिजनेस स्टैब्लिश करते ही ये सोच लेते हैं, कैलकुलेट करने लगते हैं प्रॉफिट कितना हुआ, आय सेल कितनी हुई, प्रॉफिट कितना हो सकता है, ऑन एवरेज इस साल प्रॉफिट कितना होगा। ये प्रिंसिपल हमारा कहता है कि डोंट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट, प्रॉफिट को मत देखिए, मत फोकस करिए, मत जाइए, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। हर तरह के लॉस को देखिए जो आपके बिजनेस में रिस्क अटैच्ड है, उसके बिहाफ पर जो लॉसेस हो सकते हैं उन लॉसेस को कवर करने की कोशिश करिए। वंस ऑल द लॉसेस बी कवर्ड, डेफिनेटली यू विल अर्न प्रॉफिट। यदि लॉस आपके सारे कवर हो गए, फिक्स कॉस्ट कवर हो गई, वेरिएबल कॉस्ट कवर हो गई, तो प्रॉफिट तो होना ही होना है। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि आप फोकस करिए अपॉन द लॉसेस। नेक्स्ट इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल इज अगेन एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। ये हमारा प्रिंसिपल कहता है कि वही ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड की जाएंगी जो कि मेजरेबल होंगी इन टर्म्स ऑफ मनी। दिस इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। नाउ द नेक्स्ट इज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमें हाइड नहीं करनी है। हर तरह की इंफॉर्मेशन को हमें अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करना है। जब हमने रिकॉर्ड मेंटेन किए, रिकॉर्ड में सही मेंटेन किए होंगे, बायास्ड नहीं होंगे, मैनिपुलेटेड फिगर्स नहीं होंगी, बिल्कुल सही होगा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीजें कुछ लोग छोड़ देते हैं। हमें अपनी बैलेंस शीट के साथ शेड्यूल भी बनाने होते हैं, बैलेंस शीट के साथ और भी इंफॉर्मेशन में पुट करनी होती है, रिमार्क्स रिपोर्ट्स भी देनी होती है, रिपोर्ट्स लगानी होती हैं। वो रिपोर्ट्स हमें सही तरीके से अटैच करनी है विद द बैलेंस शीट। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन लेता है अपॉन द बैलेंस शीट, अपॉन द फिगर्स एंड अपॉन द बेस्ड अपॉन द रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो रिमार्क्स हैं, रीजंस हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो अटैच्ड होनी चाहिए विद द बैलेंस शीट। दिस इज द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। आप कोई चीज हाइड नहीं करेंगे, हर रिकॉर्ड को शो करेंगे, सारी रिपोर्ट्स लगाएंगे, तरीके से प्रिपेयर करेंगे जिससे कि मैनेजमेंट डिसीजन ले सके। सपोज प्रोडक्टिविटी लो हो गई, तो प्रोडक्टिविटी लो क्यों हुई, उसका रीजन होना चाहिए। आपको रिपोर्ट लगानी है, रीजन देना है, जस्टिफाई करना है। प्रोडक्टिविटी लो क्यों हुई? कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देता है, अपनी गलती दूसरों पर डाल देता है। आप कहेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भाई प्रोडक्टिविटी क्यों लो हुई, वो कहेंगे साहब परचेज, वो कहेंगे साहब स्टॉक्स, स्टोर से माल नहीं आया। आप स्टोर पे जाएंगे, वो कह देंगे परचेज डिपार्टमेंट ने परचेज नहीं किया। परचेज डिपार्टमेंट को आप देखेंगे, वो कहेंगे भाई फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने पैसा नहीं दिया। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट पे आप जाएंगे, वो कहेंगे भाई पैसा मार्केट से भी आया नहीं। इस तरीके से एक दूसरे पे जिम्मेदारी डालेंगे, पर आपको ऐसा नहीं जाना है। व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये कंसीडर करना है कि एग्जैक्ट रीजन क्या है, कहाँ फेलियर है, किस वजह से प्रोडक्टिविटी कम हुई, किस वजह से कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर पाए, मटेरियल वेस्ट क्यों हुआ, लेबर कंट्रोल क्यों नहीं हुई, लेबर एब्सेंटीज्म क्यों नहीं रहा, लेबर एब्सेंटीज्म क्यों हुआ, मैनेजमेंट इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया, कहाँ पर मैनेजमेंट की कमी है, कहाँ पर एम्प्लॉयज की कमी है, कहाँ पर क्या दिक्कत है, वो सबको फाइंड आउट करना है टू टेक प्रॉपर डिसीजन एंड टू हैव better control over the organization. Next is materiality principle. Materiality principle क्या कहता है? Materiality principle ये कहता है कि कोई भी चीज, कोई भी ट्रांजैक्शन आप बिजनेस में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको इस आधार पर रिकॉर्ड करिए कि वो बिजनेस के लिए मटेरियल हो, मटेरियलिस्टिक हो, जिसमें मटेरियलिटी हो, यानी बिजनेस का फायदा हो। यानी जिसके आधार पे अगर आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट की डिसीजन बदल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके बिजनेस में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है, 5 लाख का आपको लॉस हुआ, आपने लॉस को आप शो करना नहीं चाह रहा है, ये यू कैन से आपने कोई बड़ा खर्चा कर दिया, आपने व्हाइट वॉश कराया फैक्ट्री का, आपने एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च किया, आपने शेयर्स को इश्यू किया ऑन डिस्काउंट, इस तरीके से आपने कोई भी इनिशिएटिव लिया, 5 लाख रुपए आपके खर्च हो गए, तो 1 करोड़ की टोटल कैपिटल है, 5 लाख रुपए मायने रखते हैं। ये
5 लाख रुपए एक वैल्यूएबल हैं in this type of business where the total capital or the registered capital is of 1 crore rupees, तो ये मेटेरियलिस्टिक हुआ, यहाँ मेटेरियलिटी है, इसको आप रिकॉर्ड जरूर करेंगे। लेकिन कोई बिजनेस है वहां पर 1000 करोड़ का टर्नओवर है, एक साल में 1000 करोड़ का टर्नओवर, अब वहां 5 लाख की कोई चीज है तो वह मायने नहीं रखाती, वहां आप छोड़ देंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इस तरीके से देखा जाता है। मेटेरियलिस्टिक में क्या होता है कि आप जो है ये देखते हैं कि इंफॉर्मेशन मेटेरियल है या नहीं है। नाउ द मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल सेज दैट किसी भी ईयर में आपको मैच करना है, द रेवेन्यू ऑफ द जनरेटेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर मस्ट बी इक्वलाइज टू द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड। किसी भी साल में जितना रेवेन्यू जनरेट हुआ वो उस साल के सारे एक्सपेंसेस के इक्वलेट होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, in order to calculate the correct profit or loss. Next is dual aspect principle. Dual aspect principle says that every transaction has two aspect. किसी भी ट्रांजेक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट डेबिट होता है, दूसरा पार्ट क्रेडिट होता है, एंड द डेबिट मस्ट बी इक्वल टू द क्रेडिट, दोनों इक्वल होने चाहिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ये होता है कि आपका बिजनेस बहुत लॉन्ग रन में चलने वाला है, उसकी लाइफ बहुत लंबी है। बिजनेस की लाइफ कौन देख सकता है, कौन सोच सकता है, कौन एक्सपेक्ट कर सकता है? हम कभी बिजनेस की लाइफ को शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करते। बिजनेस इस पॉइंट ऑफ व्यू एस्टैब्लिश करते हैं कि लॉन्ग रन में चलता ही रहेगा। तो जब बिजनेस चल रहा है तो हम उसके रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेंगे, कब मेंटेन करेंगे, कब इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करेंगे बिफोर द मैनेजमेंट टू टेक डिसीजंस। कोई तो पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, टाइम फ्रेम, डेडलाइन। तो हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस की लाइफ स्पैन को स्मॉलर पीरियड्स में डिवाइड कर लेते हैं, कॉल्ड 12 मंथ्स और ए फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर। अब हर साल हम अपने रिकॉर्ड जो है मैनेजमेंट के सामने समक्ष प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, जिससे कि उसके आधार पे वो रिकॉर्ड को एनालाइज करके डिसीजन ले सके। टाइमली डिसीजन लेंगे तो बिजनेस अच्छा चलेगा, वरना बिजनेस कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीरियड में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पीरियड हमेशा फॉलो करना होता है। नेक्स्ट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, रेवेन्यू रिकॉग्निशन में आप ट्रांजेक्शंस को देखते हैं, जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई है उस दिन आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। ऑब्लिगेशन उससे कब अटैच हुआ उससे मतलब नहीं है। मींस आपने आज सेल्स मेड की तो सेल्स आज किए, इसलिए आज की डेट में रिकॉर्ड कर लेंगे, नो मैटर वेदर द कैश विल बी रिसीव्ड आफ्टर 2 months और 3 months। नेक्स्ट इज वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, दीज मस्ट बी वेरीफाइबल, ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए, बायस नहीं होनी चाहिए, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा शो कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है? हिस्टोरिकल वर्ड बना हिस्ट्री से, नो डाउट। तो यहाँ पर कॉस्ट हिस्टोरिकल कैसे हो सकती है? आपने 6 साल पहले कोई एसेट परचेज किया था, सपोज बिल्डिंग परचेज की थी, या फर्नीचर, या मोटर व्हीकल, या लॉरी, या कार। तो जो आपने जिस रेट पे परचेज किया था, आपको उस रेट पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वही फिगर शो होगी जो कि परचेजिंग प्राइस है। आप इसको चेंज नहीं करेंगे। क्यों चेंज नहीं करेंगे? क्योंकि बिजनेस की इंफॉर्मेशन इससे अफेक्टेड हो जाएगी। तो आपको क्या रखना है? आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। I hope you all have got the point, must have understood the concept of accounting principles, conventions, concepts, etc. जुड़ रही है हमारे साथ, अच्छी वीडियोस रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट इजी लैंग्वेज में, अलॉन्ग विद सॉल्यूशंस डे बाय डे आपके पास आती रहेंगी। कोई भी क्वेरी हो, नोट की जरूरत हो या आपको सॉल्यूशंस चाहिए तो अपने क्वेश्चंस हमें आप सेंड करिए मेल आईडी पर expertsofcommerce@gmail.com, expertsofcommerce@gmail.com, या कॉल कीजिए 7473888043। जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू, बाय।